Good morning, students. Today we are going to discuss macro paradox. In the previous class, we have discussed about the differences between microeconomics and macroeconomics, and we have seen how macroeconomics is different from the macroeconomics with the help of some examples I discussed there. Now we are going to discuss micro and macro paradox. So the paradox is what is logical at the micro level may not be logical at the macro level. Yes, the macro paradox is what is logical at the micro level, what is logical at the micro level may not be logical at the मैक्रो लेवल. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ पॉलिसी हो सकता है जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल होगा, सही होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है मैक्रो लेवल पे आपको बड़ा लेवल पे वो चीज़ सही हो. ऐसा हो सकता है कि जो कोई पॉलिसी है, जो थ्योरीज है, वो मैक्रो लेवल पे छोटा लेवल पे सही होगा, लेकिन मैक्रो लेवल पे बड़ा लेवल पे वो इलॉजिकल हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो पैराडॉक्स. यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा पॉलिसी जो एक जगह तो सही है लेकिन दूसरा जगह गलत है. यानी कि एक ही पॉलिसी को हम लोग सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो पैराडॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, सेविंग इज गुड at the macro level, but if all the people in the society start saving, it will lead to fall in demand, and when demand falls, it means there will be fall in investment, and after that there will be fall in production, after that fall in employment, and finally fall in income. So it will lead to a fall in the growth of the economy. यानी कि आप यहाँ पे ऐसा समझिए कि सेविंग जो है ये गुड है मैक्रो लेवल पे. यानी कि मैक्रो लेवल पे, एक छोटा लेवल पे, या एक आप बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड लेवल पे, एक फैमिली लेवल पे सेविंग जो है वो अच्छा चीज़ है. सेविंग करने से क्या होता है, आदमी का इनकम जो है, वेल्थ जो है वो बढ़ता है. यदि ज़्यादा सेविंग किया जा रहा है तो आदमी का वेल्थ जो है ज़्यादा बढ़ेगा. लेकिन यदि आपको सोसाइटी में, कंट्री में जो है हर कोई यदि ज़्यादा सेव करना स्टार्ट कर दे, खर्च कम करे और सेव ज़्यादा करे, तो क्या होगा, फॉल इन डिमांड. यदि आदमी खर्च नहीं करेगा तो इसका मतलब डिमांड जो है कम हो जाएगा. गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा नहीं, आदमी पैसा बचा करके रखेगा, सेव करके रखेगा, तो डिमांड जो है होगा नहीं गुड्स एंड सर्विसेज का. और यदि डिमांड नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्ट करेगा वो भी फॉल करेगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हो नहीं रहा है, बिक्री हो नहीं रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. और इन्वेस्टमेंट यदि कम हो जाएगा तो फॉल इन प्रोडक्शन कम हो जाएगा. फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, यदि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम हो गया तो फिर उससे क्या होगा, बेरोजगारी आपको बढ़ जाएगा. जो पहले काम कर रहा था फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व था, अब वो जो है क्या हो गया, बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि अब उसको जो है वर्क नहीं दिया रहा है. और यदि आपको अनएम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ गया, यदि आपको बेरोजगारी यदि बढ़ जाएगा तो इनकम क्या होगा, इनकम आदमी का कम हो जाएगा. तो ये यदि आदमी का इंडिविजुअल इनकम यदि कम हुआ, किसी एम्प्लॉय का यदि इनकम कम हुआ, तो ओवरऑल आपको इकोनॉमी का इनकम जो है कम हो जाएगा. तो देख रहे थे कि एक तरफ जब सेविंग हो रहा था हाउस होल्ड में, एक फैमिली में, तो उसका वेल्थ जो है आपको बढ़ रहा है. लेकिन यदि पूरा कंट्री में हर कोई यदि आपको सेव करना चालू कर दे, तो ओवरऑल कंट्री का इनकम जो है क्या होगा, कम हो जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो पैराडॉक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. ना माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों एक दूसरा के ऊपर में इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरा के ऊपर में निर्भर करता है. So micro and macroeconomics are interdependent, means both are dependent on each other. Now macro variables depend on behavior of macro variables. For example,
डिसीजन एट मैक्रो लेवल डिपेंड ऑन डिसीजन टेकन एट मैक्रो लेवल। ना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है वो डिपेंड करता है आपको बिहेवियर ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि डिसीजंस एट मैक्रो लेवल डिपेंड ऑन डिसीजंस टेकन एट मैक्रो लेवल। जो बड़ा लेवल पे, जो मैक्रो लेवल पे जो डिसीजन आपको क्रिएट किया जाता है, जो पॉलिसी आपको लॉन्च किया जाता है, उसी के आधार पे आपको मैक्रो लेवल पे भी डिसीजन आपको लिया जाता है। यानी कि उसके ऊपर में डिपेंडेंट है, ये मैक्रो के ऊपर में डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स रेट वुड इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स इनकम, ठीक है। इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स रेट वुड इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स इनकम। यदि ओवरऑल टैक्स रेट यदि बढ़ा दिया जाए, हम सभी जानते हैं कि टैक्स जो है जो आपको लिया जाता है, तो मान लीजिए कि पूरा कंट्री के ऊपर में ओवरऑल टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर माइक्रो लेवल पे किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक आदमी का जो है टैक्स नहीं बढ़ाया, बल्कि ओवरऑल सभी का टैक्स रेट यदि बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर पर्सन का जो है इनकम के ऊपर में इफ़ेक्ट उसका होगा, और एक इंडिविजुअल का एक माइक्रो लेवल पे, एक हाउस होल्ड लेवल पे उसका जो डिमांड के ऊपर में असर पड़ेगा। क्योंकि यदि टैक्स रेट बढ़ गया है, अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो आदमी का इनकम क्या होगा, इनकम कम हो जाएगा, और इसी के चलते जो है डिमांड क्या होगा, डिमांड फॉल करेगा, डिमांड नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड है इंडिविजुअल लेवल पे, जो हाउस होल्ड लेवल पे जो डिमांड है, वो आपको टैक्स रेट पे डिपेंड करता है। यदि टैक्स रेट बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो क्या होगा, घटेगा, और यदि टैक्स रेट घटेगा आपको तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट घटने से आदमी का इनकम बढ़ जाएगा और वो जो है डिमांड को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि कैसे टैक्स रेट, जो कि एक मैक्रो लेवल, MACRO मैक्रो लेवल का एक वेरिएबल है, उसमें चेंजेज होने से आपको मैक्रो लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे उसका जो है डिमांड में फ़र्क पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज, तो हम लोग देखिए पिछला साइड में कि कैसे जो है आपको माइक्रो वेरिएबल्स जो है मैक्रो वेरिएबल्स के ऊपर में डिपेंडेंट था। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मैक्रो वेरिएबल्स, जो बड़ा लेवल पे जो वेरिएबल है, वो आपको माइक्रो स्मॉल लेवल पे जो वेरिएबल्स उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। इट मीन्स डिसीजन एट मैक्रो लेवल डिपेंड ऑन डिसीजन एट मैक्रो लेवल। यानी कि मैक्रो लेवल पे, बड़ा लेवल पे जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा आपको डिसीजन एट मैक्रो लेवल, स्मॉल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स ऑफ द इकोनॉमी। ना हम लोग जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब कोई आपको इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टोटल डिमांड की बात करें। इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है उसकी बात कर रहे हैं। तो टोटल डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। यदि पूरा कंट्री का हम लोग डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है एक पार्टिकुलर ईयर का यदि निकालते हैं, तो उसमें सभी का हम लोग डिमांड निकालते हैं। हर एक इंडिविजुअल का जो है गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होता है उसको लोग निकालते हैं। हम लोग कंजम्पशन डिमांड्स को जो है निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड्स को निकालते हैं, प्लस में गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उस डिमांड को हम लोग निकालते हैं। तो ये सभी को जब लोग ऐड करते हैं एग्रीगेट डिमांड होता है। तो यदि इंडिविजुअल लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे यदि आपको डिमांड कम या ज़्यादा होता है, तो इसका फ़र्क जो है, इसका इफ़ेक्ट जो है आपको एग्रीगेट डिमांड पे पड़ेगा, टोटल डिमांड पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिमांड हो गया, माइक्रो लेवल पे हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, और एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। तो हम लोग देखिए कि यदि छोटा लेवल पे आपको यदि इंडिविजुअल डिमांड, एक हाउस होल्ड डिमांड, एक फर्म का डिमांड, यदि गुड्स एंड सर्विस का डिमांड यदि आपको कम होता है, तो जो टोटल एग्रीगेट डिमांड होगा उसके ऊपर में भी फ़र्क उसका पड़ेगा, वो भी आपको फॉल करेगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग देखिए, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देखिए कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है वो कैसे मैक्रो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, और फिर देखें हम लोग कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है MACR मैक्रो वेरिएबल्स वो कैसे माइक्रो के ऊपर में डिपेंडेंट है। सो इट मीन्स वी हैव गेट द कंक्लूजन, वी हैव कंक्लूडेड हियर दैट बोथ माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही इकोनॉमिक्स का जो है आपको इम्पोर्टेंस है, किसी एक पार्टिकुलर को आप जो है इम्पोर्टेंस आप नहीं दे सकते हैं। दोनों का स्टडी जो है आपको इम्पोर्टेंस है, और दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर में आपको डिपेंडेंट, जो वेरिएबल्स है माइक्रो वेरिएबल्स और मैक्रो वेरिएबल्स, दोनों को एक दूसरा का हेल्प चाहिए, दोनों को एक दूसरा से आपको कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अबाउट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। Now, next topic that we are going to discuss is sectors in an economy, major sectors in an economy। इकोनॉमी में कौन कौन सा आपको सेक्टर्स है, इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, मेजर सेक्टर्स है, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सा मेजर सेक्टर्स है इकोनॉमी में, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो वहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि इकोनॉमी में कितना सेक्टर्स होता है, यानी कि एक इकोनॉमी जो है कितना सेक्टर्स में, कितना पार्ट्स में ब्रॉडली आपको डिवाइडेड रहता है। तो पहला जो है हाउस होल्ड सेक्टर है। They supply factors of production, land, labor, capital and entrepreneur to firms and buy goods and services from the firms। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसका क्या काम है, तो हाउस होल्ड सेक्टर का हम लोग यहाँ पे दो वर्क देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जनरली जो है दो वर्क्स करता है। पहला है कि दे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो भी फैक्टर्स का यूज किया जाता है, यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विस को जो प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, बिजनेस पर्सन के द्वारा, तो वहाँ पे जो आपको फैक्टर्स को यूज किया जाता है वो सप्लाई करता है हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड जो है आपको, या लेबर जो है, कैपिटल जो, ये सब आपको हाउस होल्ड सेक्टर से लिया जाता है, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर से लिया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा वर्क जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर का, वो होता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना, फर्म से, प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब हो गया कि आपको एक सिंपल एक आदमी, एक इंडिविजुअल जो कि कंपनी में काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, और उसको जो पैसा मिलता है काम करने से, वो मान लो कि एक लेबर है, वो जाके फैक्ट्री में काम करता है, और काम करने के बाद जो उसको इनकम मिलता है, उसको जो मनी मिलता है, उससे वो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है, अपना लाइवलीहुड को वो जो है चलाता है। जो पैसा अर्न करता है वो काम करने से, उससे जो है वो खर्च करता है, फैक्ट्री से, प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है अपना जो है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उसी तरह से जो आपको एक फार्मर्स भी है, या फिर मान लो कि एक लैंडलॉर्ड्स है, एक ज़मींदार है जिसके पास में ज़मीन है, तो वो जो है आपको लैंड दे सकता है कंपनी को, एक प्रोड्यूसर को, एक बिजनेस पर्सन को दे सकता है ज़मीन, लैंड दे सकता है, जिसके ऊपर में जो है फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। और बदले में जो आपको फैक्ट्री ऑनर है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या देगा, वो रेंट देगा, लैंड के बदला में रेंट देगा। उसी तरह से यदि आप कैपिटल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कंपनी को इन्वेस्ट करने के, तो बदले में आपको वो इंटरेस्ट देगा। तो ये सब आपको हाउस होल्ड सेक्टर देता है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है। और जो दूसरा वर्क ये करता है कि प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसको कंज्यूम करता है, वो उसको खरीदता है। तो दो वर्क है हाउस होल्ड सेक्टर का। नो, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स आपको है वो है फर्म्स। कैरी आउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नो, जो फर्म्स है वो, उसका भी आपको काफ़ी अहम रोल है। तो पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म्स, ये दोनों ही काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये बेस है आपको, यही दो सेक्टर जो है आपको इकोनॉमी को आपको स्मूथली चलाता है। हालांकि दूसरा सेक्टर्स भी है जो इसको हेल्प करता है, लेकिन जो बेस आपको मेन जो टू सेक्टर्स है वो है हाउस होल्ड एंड
फर्म्स, इसी दोनों के बीच में आपको जो है फ्लो करता है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड मनी का, जो कि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्म्स क्या करता है, फर्म्स का क्या काम है, फर्म्स कैरी आउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स का भी दो काम है। पहला ये है कि आपको फैक्टर्स को हायर करना, जो लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर है, ये सभी को हायर करना, ठीक है, सभी को यूज करना, किस पर्पस के लिए, तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए। और जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाता है उसको फिर मार्केट में बेचना, सेल करना। तो दो वर्क करता है फर्म्स। क्या करता है, पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, उसको यूज करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, और जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको वो प्रोवाइड करता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना, यूज करना, एंड गुड्स एंड सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करना, ये दो आपका मेन एक्टिविटीज़ होता है। किसका, तो फर्म्स का। नेक्स्ट जो है वह है गवर्नमेंट सेक्टर। पहला हम लोग देखें हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा देखें हम लोग फर्म्स, तीसरा सेक्टर जो है वह है गवर्नमेंट सेक्टर। ना द स्टेट which produces goods and services for collective consumption as गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट भी जो है एक सेक्टर है, तो जो कलेक्टिव आपको कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए, जो स्टेट, जो गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जैसे आपको पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, रेलवेज है, ये सब को जो प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया आपको गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपको कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए, सोशल कंजम्पशन के लिए, सोसाइटी के लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज को देना। तो हम लोग तीन सेक्टर देखें, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया आपको फर्म्स जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है सोसाइटी के लिए। नाउ फोर्थ वन, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, लोन्स, इटीसी। एक्सटर्नल सेक्टर हो गया जो बाहरी सेक्टर है, कंट्री के बाहर का जो है, जो फॉरेन कंट्रीज है, जिसके साथ हम लोग जो है बिजनेस करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जैसे इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, या फिर लोन लेना, लोन को देना, लोन लेंडिंग करना, दूसरा कंट्रीज़ को देना, या फिर वहाँ से बोरो करना लोन्स को, पैसे मनी को, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना, इस एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को आपको हमारे कंट्री में लेना, इंपोर्ट बोलते हैं। तो ये सब जो आपको एक्टिविटीज़ जो आपको किया जाता है, तो ये बाहरी सेक्टर से किया जाता है, और यह है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, आपको कंट्री से बाहर का सेक्टर हो गया। तो ये बेसिकली आपको चार सेक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, 4 सेक्टर्स होता है। पहला हो गया आपको हाउस होल्ड सेक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दूसरा हो गया फर्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। तो हम लोग का जो क्लास 12 में जो सिलेबस है, हम लोग को जो पढ़ना है वो 2 सेक्टर्स पढ़ना है। पहला आपको फार्म हो गया, दूसरा हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, या फिर पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स, ये 2 सेक्टर जो है इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12 का सिलेबस में आपको दिया हुआ है। उसमें हम लोग फिनेंशियल सेक्टर को भी इंक्लूड कर देंगे। फिनेंशियल सेक्टर भी होता है, तो इसको हम लोग अभी एक्सक्लूड किए हुए हैं, उसको अभी हम लोग काउंट नहीं करें, उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर जो आपको दोनों के बीच में जो आपको फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड इनकम का, तो उसके बीच में एक कड़ी का, एक जोड़ने का काम करता है फिनेंशियल सिस्टम। तो उस फिनेंशियल से जैसे बैंकिंग हो गया या दूसरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया जो आपको लोन देता है या फिर सेविंग रखता है, तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनली याद रखना कि 4 सेक्टर्स होता है और आपको 2 सेक्टर्स पढ़ना है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स। ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है, इस टर्म्स को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, गिव सम एग्जांपल्स पूछ देता है, तो इकोनॉमिक एजेंट्स आपको जानना जरूरी है।
Now, by economic units or economic agents, we mean those individuals or institutions which take economic decisions. No, जो भी individuals, जो भी persons या जो भी institutions, जो संस्था है, तो जो संस्था है, जो इंडिविजुअल्स है, कोई पर्सन है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स. ठीक है. दे कैन बी कंज्यूमर्स हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम. एक कंज्यूमर जो है, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम लोग इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेता है. वो क्या डिसीजन लेता है कि हमको क्या और कितना कंज्यूम करना है कोई चीज़ को. दे मे बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. जो एक प्रोड्यूसर होता है, जो एक बिजनेस पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, वो भी इकोनॉमिक एजेंट्स है, क्योंकि वो भी डिसीजन लेता है, वो भी डिसाइड करता है. क्या डिसाइड करता है? व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. They may be entities like the government, corporations, banks, which also take different economic decisions like how much to spend, what interest rate to charge on the credits, how much to tax, etc. तो गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, बैंक्स, ये सब आपका इकोनॉमिक एजेंट्स है, क्योंकि ये सभी जो है कुछ ना कुछ आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेता है. ऐसा डिसीजन लेता है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड रहता है. तो ये सभी को हम लोग इकोनॉमिक एजेंट्स बोलेंगे. तो इकोनॉमिक एजेंट्स हम लोग जाने कि इट मीन्स दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस व्हिच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. एग्जांपल आप क्या देंगे? एग्जांपल देंगे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, बैंक्स, etc. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स. Okay, so now today we have discussed, first thing that we discussed was macro paradox. After that, interdependence of micro and macro variables, and after that we discussed 4 major sectors in an economy, क्या क्या होता है. फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस के इकोनॉमिक एजेंट्स. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ chapter 1 introduction. Now in the next class we will start chapter 2, that is circular flow of income. So this is all about today's class. Thank you.